Hello friends, in last video we have discussed about the second law of thermodynamics and we have discussed the definitions of Kelvin-Planck statement and Clausius statement we have discussed. Okay, so the two statements of second law of thermodynamics, that are Kelvin-Planck statement and basically Clausius statement, we have discussed. So definitions part of the second law of thermodynamics we have discussed, and based on those statements we have discussed about the heat engines, refrigerators, and heat pump. Now there we have discussed about the COPs and efficiencies for heat engines and these devices like heat pump and refrigerators. Now we are dealing with the numerical here I am taking. So let's read here, इसको न्यूमेरिकल पढ़ते हैं. देखिए, द एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल हीट इंजन इज़ 40%. ओके, यहाँ पे हमें एक हीट इंजन गिवन है एंड इट्स एफिशिएंसी इज 40% एंड इट इज़ अ रिवर्सिबल हीट इंजन. ओके, वी हैव टू डिटरमाइन द COP ऑफ अ रिवर्सिबल हीट पंप. ओके, सो अब देखिए, द कंडीशन हियर इज दैट in between the same temperature limits if a heat pump is operating. ओके, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि दो हीट पंप और जो हीट इंजन है दे आर ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट्स, बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट. दे आर ऑपरेटिंग मतलब क्या है कि हीट इंजन और जो हीट पंप है दे आर ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट्स. अब देखिए, यदि मैं यहाँ हीट इंजन ड्रॉ करता हूँ तो इट इज़ बेसिकली आई एम टेकिंग टू बी अ हीट इंजन. सो यहाँ पे हम हायर टेम्परेचर से हीट सप्लाई करेंगे एंड आई एम गोइंग टू रिजेक्ट द हीट एट लोअर टेम्परेचर एंड डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज प्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पे द क्वेश्चन इज मैंशनड हियर कि द एफिशिएंसी इज 40% एंड इट इज़ अ रिवर्सिबल हीट इंजन. ओके, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, दैट इज 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर. ओके, क्यों? क्योंकि इट इज़ अ रिवर्सिबल हीट इंजन. तो रिवर्सिबल हीट इंजन में एफिशिएंसी दे रखा है 0.4, मतलब 40%. तो इट आई कैन राइट डाउन इट 0.4. सो बेसिकली द रेशियो ऑफ TL एंड TH आई हैव ऑब्जर्व्ड हियर, दैट इज आई कैन कैलकुलेट. तो TL अपॉन TH का जो वैल्यू है यहाँ पे वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 माइनस 0.4 0.6 आ जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया है. अब ये कह रहा है कि इन बिटवीन दीज सेम टेम्परेचर लिमिट्स इफ़ अ हीट पंप इज ऑपरेटिंग. ओके, तो ये ही डिवाइस अब हीट पंप का यदि काम करने लगेगा तो इसका COP कितना हो जाएगा, यही हमें निकालना था. डिटरमाइन COP ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप. तो हमने COP ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है. क्या होता है? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट. ओके, और जब रिवर्सिबल हीट पंप का जब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे तो हमने डिराइव ऑलरेडी कर रखा है that the COP will be equals to COP of heat pump will be equal to T higher upon T higher minus T lower. ओके, ये हो जाएगा. अब यदि मैं इस इक्वेशन को TH से डिवाइड कर दूं, इफ़ आई डिवाइड द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर फ्रॉम TH, सो ऊपर TH से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा अपॉन 1 माइनस TL अपॉन TH. आई विल बी गेटिंग दिस. ओके, और TL अपॉन TH का जो रेशियो है वो 0.6 है. ओके, तो यहाँ जब इसका रेशियो 0.6 सब्सटीट्यूट करूँगा तो 1 अपॉन 1 माइनस 0.6, व्हाट डज इट मीन? 1 अपॉन 0.4. तो 1 अपॉन 0.4 इज नथिंग बट 2.5. व्हाट डज इट मीन हियर? कि यदि इन बिटवीन दीज सेम टेम्परेचर लिमिट्स if a heat pump is operating then the COP of that heat pump will be equal to 2.5. ओके, तो यही हमें निकालना था. तो देखिए, हमने ये वाले रिजल्ट्स क्यों लगाए हैं यहाँ पे? ठीक है, ये क्यू वाले रिजल्ट्स नहीं लगाने हैं. क्यों नहीं लगाने? क्योंकि ये रिवर्सिबल हीट पंप गिवन है. तो जब रिवर्सिबल दे रखा होता है तो हमने डिस्कस किया था कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, TH अपॉन TH माइनस TL वाला फॉर COP ऑफ हीट पंप. और इंजन के लिए रिवर्सिबल है तो उसके लिए 1 माइनस TL अपॉन TH इज इट्स एफिशिएंसी. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? COP ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप 2.5 विल बी इट्स आंसर. ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. तो क्वेश्चन भी समझ आया होगा, उसको कैसे अप्रोच करना है. देखिए, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया बेस्ड ऑन अवर डिस्कशन, थ्योरेटिकल डिस्कशन ऑफ लास्ट क्लास. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. अब देखिए, हाँ, एक दूसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट भी हमें यहाँ से देख सकते हैं
कि जो सीओपी ऑफ हीट पंप और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर और एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन में हमने एक रिलेशन डिराइव किया है व्हेन दे आर ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स। मतलब क्या है कि यदि हमारे पास एक हीट इंजन है, एक हीट पंप है और एक रेफ्रिजरेटर है, एंड द ऑल थ्री आर ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स, then the relationship between their COPs and heat efficiencies will be this, कि COP of heat pump equal to 1 plus COP of refrigerator, ये हम derive कर चुके हैं ऑलरेडी, और it will be equal to 1 upon efficiency of heat engine. okay, it will be equal to efficiency of 1 upon heat engine. then how we can derive this result? देखिए ये COP of heat pump क्या होता है बेसिकली, TH अपॉन, यहाँ हम जनरल बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं QH अपॉन QH माइनस QL. ओके, ये COP ऑफ हीट पंप हो जाएगा, और दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर्स क्या हो जाएगा, QL अपॉन QH माइनस QL. ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये वाला पार्ट, और जब हम इसको 1 अपॉन एफिशिएंसी लिखते हैं तो 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होता है, 1 माइनस QL अपॉन QH. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई एम गेटिंग व्हाट, QH अपॉन QH माइनस QL. तो देखो 10 QH अपॉन QH माइनस QL, जब इसको सॉल्व किया तो ये भी QH अपॉन QH माइनस QL आएगा, ये ऑलरेडी QH अपॉन QH माइनस QL है, तो मतलब ये सभी बराबर है. इसका मतलब क्या होता है कि इफ़ the relationship between the COP of heat pump and refrigerator and heat engine will be like that if they are operating in between the same temperature limits. okay, so ये relationship है हमारे पास. उसके बाद देखिए ये जो स्टेटमेंट है नोट पॉइंट पे हमने लिखा है कि both heat pump and refrigerators are known as reversed heat engines. ठीक है, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर जो होंगे वो बेसिकली रिवर्स ऑपरेट करते हैं. क्यों? क्योंकि जो हीट इंजन होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक हीट सप्लाई करता है. यहाँ पे हम, क्योंकि हम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हैं, लो टेम्परेचर रिजर्वायर तक एनर्जी सप्लाई करते हैं. हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में हम उल्टा करते हैं. ओके, कि हम लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर तक एनर्जी को सप्लाई करेंगे. दैट्स वाई इनको रिवर्स हीट इंजन भी बोल दिया जाता है. ओके, अब अगला जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट क्लॉसियस इनइक्वालिटी. ठीक है, तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या कहता है कि जब भी हम एक न्यू टर्म डिफाइन करेंगे दैट इज dq अपॉन टी, एंड इट्स साइक्लिक इंटीग्रल इज कैन बी इक्वल टू जीरो और कैन बी लेस देन जीरो, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, तो जब भी कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होता है, कोई भी बेसिकली इफ आई एम टेकिंग एनी साइक्लिक प्रोसेस टू बी हियर, एंड ड्यूरिंग दैट साइक्लिक प्रोसेस if I am calculating the value of this term dq by t throughout its cyclic process, then it can be either less than 0 or it can be equal to 0. It cannot be greater than 0. For example, I am assuming this device to be a heat engine. okay, सो ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेगा, यहाँ पे अब जॉब करेगा. ठीक है, मान लेता हूँ ये जो टेम्परेचर है ये 600 केल्विन है. ठीक है, दिस टेम्परेचर टू बी 600 केल्विन. यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है आई एम अज्यूमिंग इट टू बी 200 केल्विन, सॉरी 300 केल्विन लेट्स टेक. ठीक है, सराउंडिंग टेम्परेचर लाइक दैट. अब देखिए यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे 600 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया सोर्स ने, कुछ अमाउंट ऑफ यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस हुआ. ठीक है, लेट्स अज्यूम द वर्क प्रोड्यूस टू बी इट्स एफिशिएंसी. देखो आइडियल केस में यदि मैं मानता हूँ तो इसका, यदि मैं आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन मान लेता हूँ तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 0.5, क्योंकि 1 माइनस 300 अपॉन 600 दैट इज 1 माइनस 1/2, तो 0.5 एफिशिएंसी आएगी. मतलब मैक्सिमम ये कितना वर्क प्रोड्यूस कर सकता है, 0.5 टाइम्स द हीट सप्लाइड, मतलब 300 किलो जूल मैक्सिमम कर सकता है. मैं एक इसको जनरल हीट इंजन मान रहा हूँ, तो मान रहा हूँ कि इसको ये एक इरिवर्सिबल हीट इंजन है. ठीक है, रिवर्सिबल नहीं है, मतलब आइडियल हीट इंजन नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल हीट इंजन है, और ये 200 किलो जूल हीट हमें, तो 200 किलो जूल ये हमें वर्क प्रोड्यूस करके दे रहा है. तो हीट रिजेक्ट कितना हो जाएगा यहाँ से 400. तो देखो ये एक हीट इंजन इज ए साइक्लिक डिवाइस. ठीक है, इट इज अ साइक्लिक डिवाइस, एंड ड्यूरिंग दिस in this cyclic device or in this cyclic process, I have to calculate the value of dq by t. this term I have to calculate कि dq by t का वैल्यू. तो देखो dq by t को कैसे कैलकुलेट करूँगा, देखो इसमें 600 किलो जूल इसने एनर्जी ऐड हुआ इसमें,
कितने टेम्परेचर पे, 600 केल्विन पे, ठीक है। तो इसमें कैसे समझ सकता हूँ, देखो 600 ऐड हुआ है कितने टेम्परेचर पे, 600 केल्विन पे। इसमें से रिजेक्ट कितना हुआ, -400 रिजेक्ट हो गया कितने पे, 300 केल्विन पे। तो देखो 1 - 4/3, तो देखो डी क्यू बाई टी का हमने साइक्लिक इंटीग्रल निकाला है और ये जो वैल्यू आ रहा है दैट इज -1/3। तो मतलब जो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी था ड्यूरिंग दिस इरिवर्सिबल प्रोसेस इट इज़ -1/3। इसका मतलब ये लेस देन 0 है। और जब ये रिवर्सिबल हो जाता तो ये 0 आता। रिवर्सिबल में हम कैसे डिराइव कर सकते हैं इसको, देखो जब ये रिवर्सिबल हो जाता तो ये 600 किलो जूल होता, ये जो वर्क प्रोड्यूस होता ये 300 किलो जूल होता, तो यहाँ पे जो हीट रिजेक्ट होता वो भी 300 होता। तो मतलब क्या है, अब मैं डी क्यू बाई टी का साइक्लिक इंटीग्रल निकाल रहा हूँ फॉर दिस डिवाइस इन दिस साइक्लिक प्रोसेस। तो क्या होता, 600 हीट इसमें ऐड हो रहा है 600 केल्विन, तो 600/600 डी क्यू बाई टी हो गया। अब 300 रिजेक्ट हो रहा है तो उसको माइनस लेंगे, तो -300 रिजेक्ट हो रहा है कितने टेम्परेचर पे, 300 पे। तो देखो 1 - 1 0 आ गया ना, 1 - 1 दैट इज 0। तो मतलब यहाँ पे डी क्यू बाई टी का साइक्लिक इंटीग्रल 0 आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने डी क्यू बाई टी का साइक्लिक इंटीग्रल 0 निकाला है। और जब ये इरिवर्सिबल ऑपरेट कर रहा था तो डी क्यू बाई टी का साइक्लिक इंटीग्रल लेस देन 0 आ रहा था। तो मतलब क्या है कि हमने एक टर्म डिफाइन किया दैट इज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी एंड दैट विल बी लेस देन 0 फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड दैट इज इक्वल टू 0 इफ इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसका डी क्यू बाई टी का साइक्लिक इंटीग्रल मतलब थ्रू आउट अ साइकिल यदि मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो आई एम गेटिंग 0 इफ इट इज द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, जैसा हमने अभी डिराइव किया है हीट इंजन से। देखो यदि ये इरिवर्सिबली ऑपरेट कर रहा है, प्रैक्टिकली ऑपरेट कर रहे हैं, तो इट्स साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी विल बी लेस देन 0। सो दिस इज अबाउट द क्लॉसेस इनइक्वालिटी। अब ये ग्रेटर देन 0 इज इम्पॉसिबल, द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन 0, इट इज इम्पॉसिबल। ओके, सो देखिए यहाँ पे हम हीट इंजन एक साइक्लिक डिवाइस होता है तो इसके लिए हम इसको फील कर सकते हैं और हमने अभी अभी डिराइव भी किया, वैल्यूज़ लेके हमने इसको अच्छे से फील किया है। ठीक है, तो वही लिख के दिखा रहा है कि जब मैं इसमें साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू बाई टी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो ये हीट इंजन है, इसमें क्यू एच एनर्जी ऐड हो रहा है, क्यू एल इज लिविंग, सो क्यू एच अपॉन टी एच माइनस क्यू एल अपॉन टी एच। सो ये हो जाएगा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी फॉर हीट इंजन। ये लेस देन 0 होगा एक इरिवर्सिबल हीट इंजन के लिए, इक्वल टू 0 होगा एक रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हो सकता है यूनिवर्स में जिसमें डी क्यू बाई टी का साइक्लिक इंटीग्रल ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इज अबाउट द एंट्रोपी। ठीक है, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। ये एक डेफिनेशन ही लिखा हुआ है हमें यहाँ कि एंट्रोपी इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रेंडमनेस और रेंडमनेस एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल्स। ओके, ये बेसिकली क्या है कि कितना डिसऑर्डर है सिस्टम में, कितना रैंडमनेस है बेसिकली। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि एक मॉलिक्यूल को, जैसे हमारे पास हम इसको समझते हैं कि एंट्रोपी एग्जैक्टली क्या है, कि मान लो एक हम सिस्टम लेते हैं, इस सिस्टम में बेसिकली आई एम अज्यूमिंग इट टू बी अ गैस। ओके, दूसरा सिस्टम लेते हैं हम यहाँ लिक्विड लेते हैं, और एक सिस्टम लेते हैं हम यहाँ ऊपर सॉलिड ले लेते हैं। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि एक मॉलिक्यूल की रैंडमनेस किस में सबसे ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे गैस में जो मॉलिक्यूल है वो बहुत रैंडम है। अब मैं आपसे पूछूं कि किस में डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है, तो आप बोलोगे गैसेस में मॉलिक्यूल्स का कोई ऑर्डर नहीं है, दे आर वेरी डिसऑर्डर्ड। तो इसलिए किस में कितना डिसऑर्डरनेस है, कितना रैंडमनेस है, तो उसके लिए हमने एक नई प्रॉपर्टी डिफाइन की है दैट इज एंट्रोपी, उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, टू मेजर द randomness of the molecules, to measure the degree of disorderness, we have defined a new property that is basically entropy। ठीक है, तो एंट्रोपी के बारे में हमने डिस्कशन किया है। उसके बाद हम डिस्कशन कर लेते हैं एंट्रोपी प्रिंसिपल के बारे में कि व्हाट डज द एंट्रोपी प्रिंसिपल स्टेट हियर। तो एंट्रोपी प्रिंसिपल कहता है कि यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि जो प्रोसेसेज होते हैं यूनिवर्स में वो रिवर्सिबल तो होते नहीं हैं, तो जो भी प्रोसेसेज हैं वो इरिवर्सिबल हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेज आर इरिवर्सिबल, सो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग।
यदि सभी प्रोसेसेस यूनिवर्स में रिवर्सिबली होंगे तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स का एंट्रोपी कांस्टेंट होगा। लेकिन कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं हो सकता है यूनिवर्स में जिससे द एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स विल बी नेगेटिव। ये ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो देखो, यही एंट्रोपी प्रिंसिपल है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर बी नेगेटिव वैल्यू। मतलब हमेशा या तो यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कभी भी यूनिवर्स का एंट्रोपी डिक्रीज नहीं कर सकता है। यही एंट्रोपी प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, तो यदि कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल है, ठीक है, इन दैट केस आई कैन से कि द एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स विल बी जीरो। यदि कोई प्रैक्टिकल प्रोसेस है, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स से कहने का मतलब क्या है हमारा कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग दोनों की बात कर रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्स जो होगा, इफ आई एम टेकिंग दिस टू बी ए सिस्टम, ठीक है, दिस तो आउटसाइड द सिस्टम देयर विल बी सराउंडिंग, ठीक है, दिस वी आर डीलिंग विद सराउंडिंग। सो सिस्टम प्लस सराउंडिंग दैट मेक्स टू बी ए कंप्लीट यूनिवर्स। ओके, तो अब एंट्रोपी चेंज हम निकालेंगे किसका, सिस्टम का भी, और प्लस हम एंट्रोपी चेंज निकालेंगे सराउंडिंग का भी। तो ये दोनों ऐड कर देंगे तो इट विल मेक अस एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। तो कहता है दिस इज एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। ओके, अब व्हाट अवर स्टेटमेंट हियर इज कि जो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। यदि कैन नेवर बी नेगेटिव, या तो पॉजिटिव होगा या इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो देखिए, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब इरिवर्सिबिलिटी आई तो एंट्रोपी बढ़ाएगी। ठीक है, फ्रिक्शन आता है या फिर हीट ट्रांसफ़र होता है थ्रू टेम्परेचर डिफरेंस, या फिर जो भी विस्कस फोर्सेज आते हैं, या जो भी इरिवर्सिबिलिटी आती है जिस भी फॉर्म में, तो उसकी वजह से एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बढ़ेगा। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा ही यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ता है। यदि प्रोसेस रिवर्सिबल है तो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज जीरो, लेकिन एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, तो ये हमने डिस्कशन किया है। तो अब देखिए एंट्रोपी को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं एंट्रोपी का, कि कोई भी प्रोसेस हुआ है तो उसमें एंट्रोपी चेंज हम निकालते हैं, और हम ये भी बोलते हैं कि एंट्रोपी बेसिकली एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम हियर अ प्रोसेस इज देयर। ठीक है, कोई भी प्रोसेस होता है फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। ओके, और ये एक एक्चुअल प्रोसेस होगा। ठीक है, यदि एक एक्चुअल प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक एंट्रोपी चेंज जो होगा वो हमेशा फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी। तो ये तो बात हम पहले से ही जानते हैं कि एंट्रोपी जो होती है दैट इज अ प्रॉपर्टी, और जो भी प्रॉपर्टी होता है वो पॉइंट फंक्शन होता है। जो भी प्रॉपर्टी मैंने बोला तो इसका मतलब दैट इज अ पॉइंट फंक्शन, वो एक पॉइंट फंक्शन होगा। और जब पॉइंट फंक्शन होगा तो इसका मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो मतलब हमने एक ऑब्जर्व किया कि चाहे चाहे हम स्टेट 1 टू स्टेट 2 हम ऐसे जा रहे हैं तो भी हमें एंट्रोपी चेंज उतना ही मिल रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं तो भी एंट्रोपी चेंज उतना ही मिल रहा है, हम ऐसा जा रहे हैं तो भी एंट्रोपी चेंज उतना ही मिल रहा है। मतलब ये एक प्रॉपर्टी है। हमने जो मैथमेटिकली देखा जो एंट्रोपी का एक्सप्रेशन, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी द एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी प्लस एंट्रोपी चेंज ड्यू टू द एक्सटर्नल इंटरेक्शन। ओके, एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी, तो एंट्रोपी जो चेंज हो सकता है किसी भी प्रोसेस में वो हो सकता है इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से भी हो सकता है, या फिर एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से हो सकता है। क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही इरिवर्सिबिलिटी आती है तो एंट्रोपी जनरेट कराएगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हो कि जो भी इरिवर्सिबिलिटी आती है तो वो बेसिकली एंट्रोपी जनरेट कराती है। ठीक है, अब इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से भी आपका एंट्रोपी चेंज होगा सिस्टम का। और दूसरा एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि देयर इज अ हीट ट्रांसफर थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, सो ड्यू टू दैट एंट्रोपी में चेंज। सो एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी का जो मेजर कोज है दैट इज हीट ट्रांसफर, वही मेजर कोज है कि हीट ट्रांसफर थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। क्योंकि वर्क ट्रांसफर होगा वो तो एंट्रोपी लेके नहीं जाएगा, क्योंकि वर्क एक हाई ग्रेड एनर्जी है। वर्क डज नॉट कैरीज एंट्रोपी। ठीक है, क्योंकि वर्क में जो एनर्जी होती है वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होती है, हीट में जो एनर्जी होती है वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होती है। हीट का एनर्जी का वो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है,
तो ये एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से एंट्रोपी जनरेट हुआ है, डी एस डी क्यू बाई टी। ठीक है, अब जो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी क्रिएट हुआ है ये फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है, विस्कस फोर्स की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो यदि हमारा प्रोसेस इरिवर्सिबल है, मतलब इंटरनली रिवर्सिबल नहीं है, तो ये कुछ एंट्रोपी जनरेट होगा सिस्टम में। और एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से जब हीट ट्रांसफर होगा थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, तो इतना एंट्रोपी जनरेट होगा। तो जनरल एक्सप्रेशन यदि मैं एंट्रोपी का लिखना चाहता हूँ तो आई कैन राइट डाउन डी एस एज डी एस इज इक्वल्स टू एच जनरेशन, मतलब एंट्रोपी जनरेट हुआ, ओके, ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी प्लस डी क्यू बाई टी। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द एंट्रोपी। ठीक है, यदि मैं यही केस लिखता हूँ फॉर ए इंटरनल रिवर्सिबल प्रोसेस, तो एंट्रोपी चेंज फॉर ए इंटरनल रिवर्सिबल प्रोसेस, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज डी क्यू बाई टी। यदि हमारा प्रोसेस इंटरनली रिवर्सिबल है देन इट विल बी इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी। तो वी हैव कैलकुलेटेड द डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ केसेस हैं जिनमें एंट्रोपी चेंज हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो हियर एंट्रोपी चेंजेस को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा टॉपिक है वो टीडीएस इक्वेशंस है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अब तक जो हमने डिस्कशन किया है वो हमने डिस्कस किया है एंट्रोपी प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, कि यूनिवर्स का एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता है। हमने एंट्रोपी चेंज देखा सिस्टम में कि एंट्रोपी इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की जनरेशन की वजह से होता है। देखो, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज समेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी एंड एंट्रोपी चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरेक्शन। ओके, सो दोनों की वजह से एंट्रोपी चेंज हो रहा है। तो वो हमने देखा, मैथमेटिकल डेफिनेशन डिराइव किया, देखा हमने डी एस इक्वल टू डी एस इन ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, दैट इज नथिंग बट एस जनरेशन, हम आगे डिनोट करेंगे, प्लस डी क्यू बाई टी। सो ये हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन हुआ एंट्रोपी का। हमने क्लॉसियस इनइक्वालिटी को देखा, अच्छे से ऑब्जर्व किया, हमने न्यूमेरिकल किया एक, और हमने ये मैथमेटिकल फॉर्मूला जो रिलेशनशिप होता है ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो इसमें जो भी आपको डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, बाय।